नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कपिल सिब्बल ने तो ये कल्पना नहीं ही की थी कि उन्हें इस तरीके का झटका लगेगा और उनकी तमाम बातों को इस तरह से खारिज कर दिया जाएगा। दरअसल 370 को लेकर सुनवाई चल रही है, संविधान पीठ बैठी है इसी बात के निरीक्षण परीक्षण के लिए कि दरअसल ये जो 370 को हटाने का निर्णय हुआ ये संवैधानिक रूप से किस कसौटी पर बैठता है। अब इसमें 3 रोज जो है वो कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो इस पक्ष रखने में राजनीतिक भी हो गए और मैं ये कहूं कि ऐसा लगा एक बारगी कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक तरीके से राजनीति का कहीं अखाड़ा तो नहीं बना लिया। लेकिन बात तब बिगड़ी जब संविधान पीठ के सामने, अब ये जो संविधान पीठ है ये सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है और उस संरक्षक के सामने खड़े होकर कपिल सिब्बल ये दलील दे रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं कि ये जो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं संसद को, वो उसका यहां प्रयोग नहीं कर सकते या वहां प्रयोग नहीं कर सकते। दरअसल ये जो चीजें वहां उठी वहीं से ये बात निकली कि मामला जो है वो गड़बड़ होने लगा है। कपिल सिब्बल के अगर पक्ष में देखें तो उनको लगा था कि ये जो तमाम तहरीर दी जा रही है वो उनके पक्ष में जाती दिखेगी, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि 370 को हटाया नहीं जा सकता, दरअसल वहीं से वो जो आप ये कहें कि बाउंड्री खींचने की कोशिश करते हैं, उस बाउंड्री को संविधान पीठ एक तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश शुरू कर देती है या वो बताने लगती है कि आप जो कह रहे हैं वो दरअसल संविधान सम्मत है या नहीं है। कैसे, वो एक एक करके बताते हैं। जब कपिल सिब्बल इस बात का हवाला देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है इसलिए 370 से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, तब 3 बातें उभरती हैं जो वाकई में कपिल सिब्बल जैसे कद्दावर वकील के लिए तो आप एक तरह से कहें कि मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो तो सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की चीजों से दो चार होना पड़ेगा। जब संविधान पीठ के सामने वो अपनी बात रखेंगे तो इस तरीके से जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं वो निकल कर आएंगी। पहली चीज तो यही हुई कि अगर कपिल सिब्बल के तर्क पर संविधान पीठ आगे चले तो यानी कि वो अस्थाई है, लेकिन संविधान ने, जिस संविधान की दुहाई देकर कपिल सिब्बल आर्गुमेंट कर रहे थे, उसी संविधान ने ये अधिकार दे रखा है कि ये जो अनुच्छेद 370 है वो अस्थाई है, यानी संसद जो है, प्रेसिडेंट जो है वो उसमें फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि वो अस्थाई है। अगर स्थायी रखना होता तो उसे भाग 21 में नहीं रखा जाता। एक दूसरा, अनुच्छेद 370 का डी ही ये कहता है कि इसे हटाया जा सकता है और प्रेसिडेंट जो है उसको एक ऑर्डर के जरिए उसमें संशोधन कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो यही कि संविधान संशोधन का अधिकार, दरअसल जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर बार बार कपिल सिब्बल और वो पूरा, मैं ये कहूं कि कांग्रेसी इकोसिस्टम, लेफ्ट लिबरल धड़ा जो है वो जहां आकर अटक रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गढ़ा किसने था? जनता ने चुनकर भेजा था प्रतिनिधियों को कि आप जाइए और हमारे लिए संविधान बनाइए, यानी हमारे लिए एक नियम कानून बनाइए जिससे देश और समाज चले। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नियम कानून बनाया और वो जिस शक्ल में आया उसे संविधान कहते हैं। अब वही जनता जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी थी, जब उसका कार्यकाल खत्म हो गया, उसका कामकाज खत्म हो गया और उससे संसद निकली, विधानसभा निकली और पूरी राज व्यवस्था निकली, तब जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई उसी के तहत अब जनता चुनकर सांसद भी तो भेज रही है, जनता चुनकर विधायक भी तो भेज रही है। तब ये सवाल जो है उठना स्वाभाविक है कि क्यों नहीं जो संसद है वो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर सकती है, क्योंकि उसको संविधान संशोधन की शक्तियां हैं। और यही तर्क वहां दिया गया संविधान पीठ की ओर से कि जिस तरह से उनको लेजिस्लेटिव पावर है उसी तरह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है। अब ये जब तमाम चीजें सामने आई तब कपिल सिब्बल को लगा कि नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला मसला है ये ज्यादा ठीक बन नहीं पा रहा है। तब उन्होंने आप ये कहें कि घुमाकर नाक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वो फंस गए। और जब वो अपना आर्ग्यूमेंट गढ़ने लगे तब वहां भी संविधान पीठ ने उन्हें रोका। उन्होंने क्या गढ़ना शुरू किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो जब उनको लगा कि अब ये पहला जो उनका दांव था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, वो काम करता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए फिर कई सारी चीजें हैं जो संविधान के तहत हैं, जिसका हमने आपको एक एक करके चर्चा की। तब उन्होंने कहा कि देखिए, जनता की राय तो ली जानी चाहिए। अब वो ये तर्क गढ़कर वो चले गए जनमत संग्रह की तरफ, और जनमत संग्रह के लिए उन्होंने हवाला दिया वेजिक्ट का। वेजिक्ट यानी ब्रिटेन जिस तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, तो उन्होंने कहा कि साहब वहां तो जनमत संग्रह हुआ था। अब वहीं पर फिर सीजीआई उनको रोकते हैं कि यहां संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम संवैधानिक लोकतंत्र हैं, और ये वेजिक्ट वाली बात तो अब भूल जाइए। यानी जिस जनमत संग्रह की बात वो पूरा इकोसिस्टम कर रहा था, उस जनमत संग्रह की बात को एक झटके में संविधान पीठ ने खारिज कर दिया कि हटाइए, इस पर सब पे बात मत करिए। अब जब ये बात भी निकल गई कि साहब तो जनमत संग्रह वाला भी मसला चला गया, और उधर एक एक करके ये बता दिया गया कि ये अस्थायी उपबंध है। 370D खुद ही कह रहा है कि इसे जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के जरिए हटाया जा सकता है। फिर संविधान संशोधन की शक्तियां हैं, और ये शक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि उससे परे है 370। ये जब तमाम चीजें हुई और जनमत संग्रह वाला मसला भी हाथ से इनको जाते हुए दिखा, तब बात यह आई कि साहब देखिए, जनता की राय नहीं ले गई, क्योंकि वहां 356 था, यानी वहां प्रेसिडेंट रूल था। और जब प्रेसिडेंट रूल है तो ये जो हुआ वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, आप ये कहें कि एक्ट है, एग्जीक्यूटिव एक्ट। अब यहां जो है, यहां एक बड़ी चीज ये खड़ी होती है कि जिस संविधान की बात हो रही है, दरअसल वही संविधान ये अधिकार देता है संसद को कि जब कहीं भी इस तरह की व्यवस्था हो जहां पर सरकार सुचारू रूप से न चल पा रही हो, संवैधानिक तरीके से कामकाज न हो पा रहा हो, तो वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो उसको इस रूप में भी देखा जाता है कि दरअसल अब चूंकि वहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां गवर्नर के जरिए प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उस लेजिस्लेटिव असेंबली की शक्तियां हैं वो पार्लियामेंट में फिर निहित हो जाती है। ये सामान्य चीज है जो हम सभी लोग जानते समझते हैं। लेकिन अब आप बड़ी चीज ये देखिए कि 370 को लेकर जिस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम दुहाई दे रहा है, उसमें ये जो मूलभूत चीजें हैं संविधान की, मुझे लगता है उसे भी जो है ताक पर रख दिया जा रहा है। कम से कम जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट से यही सब चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन जिस तरह से संविधान पीठ ने यह साफ कर दिया कि वेजिक्ट भूल जाइए, जनमत संग्रह, और यह आप मत कहिए कि इसको जो है इसको हटाने की शक्ति संविधान संसद को नहीं देता या हाई नहीं है, वो इसलिए आप ऐसा मत कहिए क्योंकि वो 3-4 बातें जिसकी हमने आपको पहले चर्चा की। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें आई जब कपिल सिब्बल अपना तर्क रख रहे थे, तो उससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि जो बातें कपिल सिब्बल ने रखी हैं वो कमोबेश तो अभी जो कम से कम हम लोग समझ पा रहे हैं वो टिकती तो नहीं नजर आ रही है। बाकी अभी तो जो इस पर निर्णय होना है वो तो संविधान पीठ को लेना है। और अब जो है गोपाल सुब्रमण्यम रख रहे हैं पक्ष।
अब वो क्या क्या कह रहे हैं उस पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन चूंकि कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया है तो जो उसका कुल लबोलुआब रहा उसको ये हुआ कि एक बार की कंक्लूड कर लिया जाए। अब जो गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये मोटी मोटी 3-4 बातें रही उससे तो ये लगता है कि कपिल सिब्बल ने इस तरह के माहौल की और इस तरह के तर्क की कल्पना नहीं की होगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।